मुझे देखा ना 8 महीने 7-8 महीने। यस ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वापस दे देता हूँ मैं आपको। गौरव झा मेरा नाम है, मैथमेटिक्स सेकेंड का मैं आपका फैकल्टी हूँ और फॉर IIT JEE मेंस एडवांस एज वेल एज आपके स्टेट बोर्ड की मैथमेटिक्स का पूरा डिपार्टमेंट मैं ही आपका संभालने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए? यस, द फर्स्ट चैप्टर वाज कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने किया, उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। फिर थर्ड किया था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना। और फोर्थ हमने मेथड ऑफ इंडक्शन सीखा, और मेथड ऑफ इंडक्शन सीखने के बाद बाइनोमियल स्टार्ट कर दिया था ना, बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा, और इन सबके जेई पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेन में इनका कैसे वेटेज रहता है, कौन से टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब भी मैं आपको अवेयर करता हूँ मेरे फर्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले मैं वही बताता हूँ आपको, तो आप सबने देखा होगा वो, है ना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका जेई मेन एग्जामिनेशन। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज से 1 और 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, है ना। एक भी हो सकता है, मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, ठीक है ना। थर्ड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो सबसे इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार लगा होगा आपको। उसमें है ना यार, बेसिकली क्या बोल सकते हैं, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, ऐसा नहीं होता है वहाँ पर। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है PNC में, है ना। थोड़ा थॉट प्रोसेस हमारा तगड़ा होना चाहिए वहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमने NCR और NPR का फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया, ऐसा नहीं होता है। अलग अलग केसेस वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, है ना। अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लॉजिकल है ना। रटने से काम नहीं होगा वहाँ PNC में। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से करिएगा, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन कंफर्म है। अच्छा, इसका 12th में कोई रोल नहीं है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। PNC चैप्टर 12th में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप PNC का फेस ऑफ इतना नहीं होगा, बट हाँ JEE के लिए एक क्वेश्चन कंफर्म गारंटीड है। और ये भी बोल सकते हो कि 90% चांसेस होते हैं कि वो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन से बनता है, कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन अभी हमने रिसेंटली दिवाली से पहले स्टार्ट किया था, और उसमें हमने सबसे पहले मेथड ऑफ इंडक्शन में क्या सीखा था कि कोई भी स्टेटमेंट अगर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए हमें ट्रू प्रूफ करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको n=1 के लिए, है ना। अगर वो n=1 के लिए सच्चा है, मतलब ट्रू है, तो अब फिर हम क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि वो k के लिए भी ट्रू होगा, है ना। अज्यूम करने का राइट आपको कब मिलता है, जब वो स्टेटमेंट n=1 के लिए ट्रू हो जाता है ना। अगर n=1 के लिए ट्रू, मतलब वो फाउंडेशन, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसकी फाउंडेशन सेट करते हैं ना। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती थी, फाउंडेशन स्टेप, जो हम उस स्टेप में हमें n=1 के लिए उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना होता है। अगर ट्रू प्रूफ हो गया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, फिर हमारे पास इतना राइट हो जाता है, इतना अधिकार है कि आप उसको n=k के लिए ट्रू अज्यूम कर सकते हैं। और फिर आपको थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, k+1, k+1 के लिए अगर वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो गया, तो फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स इन दिस वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर है, उन सारे नेचुरल नंबर्स के लिए वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है ना। तो ये हमने मेथड ऑफ इंडक्शन में सीखा, और उसके बाद हमने बाइनोमियल स्टार्ट किया था। और बाइनोमियल में हमने सबसे पहले क्या देखा कि 8th या 9th स्टैंडर्ड तक हमें ये पता था कि a+b द होल क्यूब, है ना। a+b क्यूब तक हमको पढ़ा था, हमको यहाँ तक आता था। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर हमें a+b की पावर 4 भी पूछ लेगा तो भी हम इसको कर सकते हैं, कैसे ना कैसे करके। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, a+b का क्यूब कर देते हैं, क्योंकि ये हमें पता है, इंटू a+b, ऐसे कर सकते हैं। इसको पावर 4 है ना, स्प्लिट कर देते हैं। भाई इतना तो हम बचपन तक पढ़ते आ रहे हैं, 8th-9th तक। a+b द होल क्यूब तो आपने पढ़ा होगा ना 8th-9th तक, a3+b+3ab तो इतना भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कल को किसी ने आपको पूछा कि a+b⁻10 बताओ, तो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला है नहीं, है ना। तो जब ये हायर पॉजिटिव इंटीजर पावर आ जाती है, तो इसको हम एक्सपैंड कैसे करते हैं, वो हमने सिखाया था किसने, बाइनोमियल, है ना। ये हमने सीखा था बाइनोमियल एक्सपेंशन। याद है कि नहीं आप लोगों ने लेक्चर्स अगर अच्छे से देखे होंगे, तो ये सब मैंने आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बताया है कि बाइनोमियल हमें क्या सिखाता है। बाइनोमियल हमें सिखाता है हायर पॉजिटिव नेचुरल नंबर अगर है पावर में, तो उसका एक्सपेंशन कैसे करें। अच्छा, जितनी भी पावर होती है उसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, उससे एक ज़्यादा आती है ना। जैसे अगर हम बात करेंगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही होता है फॉर्मूला, पढ़ा दिया हमने। और आप देख सकते हो यहाँ पावर कितनी है, 2 है, पावर इज 2 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज 3, है ना, 1 2 3 3 टर्म्स है इसके एक्सपेंशन में। तो जितनी पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितना, उससे एक ज्यादा। तो अगर पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, n+1, है ना, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, मैं सब बेसिक्स बता रहा हूँ अभी, बिल्कुल तुरंत मैं वो नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। मैं चाहता तो कर सकता था, लेकिन अभी फाउंडेशन सेट करते हैं, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जो पावर होगी उससे एक टर्म ज्यादा आएगी। अच्छा, और इसको मैं अगर बाइनोमियल के फॉर्म में लिखना है तो हमें बाइनोमियल में कैसे पढ़ा था, अगर a प्लस बी की पावर, अच्छा ये जो है ना a स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 है, 1 है ना, अगर कुछ टर्म इससे मल्टीप्लाई नहीं है तो मतलब हम कह सकते हैं ना 1 है, 1 into a square will be a square only। अच्छा, 1 को फिर मैं लिख सकता हूँ ऐसा, nc0, n कितना है यहाँ पर, n is 2, n का रोल 2 प्ले कर रहा है, तो उसको लिख सकता हूँ 2c0 a स्क्वायर प्लस 2c1 ab प्लस 2c2 b स्क्वायर, देख सकते हैं ऐसे इसको। ये देखो 1 हो गया 2c0, आप इस कॉम्बिनेशन एनसीआर को सॉल्व करना तो आता है सब, है ना, एनसीआर एनपीआर करने का, तो क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये nc0 है, ये क्या हो गया 2c0 2c1 2c2। अच्छा, क्या कभी ऐसी चीज अगर आप देख लो तो क्या ये कभी पॉसिबल है, ये ऐसा 2c3 इज पॉसिबल? अरे इम्पॉसिबल है। दो में से तीन चीजों को कैसे हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जितना भी होगा ये जो चीज होनी चाहिए r हमेशा क्या होगी, n से छोटी होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकता है ना, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता कभी। तो 2 से स्टार्ट किया, 2c0 2c1 2c2, ये लास्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमने जनरलाइज करके इसको लिख दिया था कि जनरल अगर a प्लस बी की पावर n है तो हम इसको एक्सपेंशन ऐसे करेंगे, a nc0 a रेज टू n b रेज टू 0, है ना, nc0 से शुरुआत होगी, a पे क्या होगा पावर n होगा, b पे क्या होगा पावर 0। अब क्या होता जाएगा, नेक्स्ट a में से एक पावर कम होता जाएगा और b में से एक पावर बढ़ता जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म nc1 a की पावर n में से एक कम कर दूंगा तो क्या आएगा n-1, है ना, n-1, और b में एक बढ़ा दूंगा तो b की पावर 1 हो जाएगा। ऐसा ही सीखा था, सब याद है ना। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा nc2 a रेज टू n-2 b स्क्वायर, ठीक है, एंड डैश 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 एंड सो ऑन, एंड द लास्ट टर्म विल बी ncn। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a की पावर n-n क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, n-n को 0 लिखते हैं और b की पावर n हो गया, ठीक है ना। ऐसा यही होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, यहाँ पे ये a और b कुछ भी हो सकते हैं, a and b belongs to any real number, कुछ भी होना मतलब रियल, और n belongs to what, नेचुरल नंबर, है ना। n किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, नेचुरल नंबर, ऐसे लिखते हैं। अभी मैं आपको सेट्स पढ़ाऊंगा, सेट्स रिलेशन, तो वहाँ पर इस सिंबल का मतलब आपको समझ में आएगा। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स व्हाट, दिस सिंबल रिप्रेजेंट बिलोंग्स टू, है ना। जब भी हमें बोलना है कि यार ये चीज इसको बिलोंग कर रही है तो हम ऐसे दिखाते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, कैन बी एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, और a और b बिलोंग्स टू व्हाट, r, a b बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल, है ना। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, इसमें खास ध्यान रखने वाली बात क्या है, आप हमेशा देखो ये जो a b है, a b इनकी जो पावर है, a की पावर क्या है n, इसको पावर भी पढ़ते हैं और इंडेक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो n है इसको क्या बोलते हैं, पावर भी बोल सकते हैं या फिर इंडेक्स भी बोल सकते हैं। तो a की पावर क्या है n, b की पावर क्या है 0, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, n plus 0 is what, n, है ना, n-1 plus 1 is what, n, है ना, n-2 plus 2 what, n, है ना। तो पावर का जोड़ हमेशा क्या आएगा, n ही आएगा, ठीक है ना। किनकी पावर का जोड़, a b की पावर का जोड़, कंबाइंड पावर का एडिशन विल ऑलवेज बी n, ठीक है। अच्छा, ओके, इतना भी कर लिया था हमने तो बहुत आगे की बात कर ली थी यार, मिडिल टर्म वगैरह निकालना भी सीख लिया था ना इसमें, कि किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म, मिडिल टर्म से पहले जनरल टर्म। अगर कोई आपको बोले कि यार a प्लस बी रेज टू, या कुछ a b आप कुछ ले ही लेते हैं, तो √3 प्लस √2 की पावर
12। अगर मैंने ऐसा बोला आपको और मैंने बोला कि इसके 7th नंबर, इसके एक्सपेंशन में जो 7th नंबर की टर्म होगी वो कौन सी होगी, तो वो हमने क्या पढ़ा था उसके लिए, जनरल टर्म है कि कोई भी नंबर की टर्म अगर आपको पूछनी है तो उसके लिए हमने ये पढ़ा था TR+1 लिखते थे। यहाँ पर ये R+1 क्यों लिखते थे, इसका भी रीजन है ना, क्योंकि हम शुरुआत किससे करते हैं, 0 से करते हैं। जब हम R की वैल्यू 0 डालेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट टर्म मिलेगी, है ना। देखो ना, फर्स्ट टर्म में R क्या होता है, किसी भी बाइनोमियल में जब भी हम एक्सपेंशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म में R का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो इसीलिए अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसकी 7th टर्म निकालनी है, कौन सी, 7th, है ना, तो 7th टर्म निकालनी है तो यानी मुझे T7 निकालना है ना। T7 निकालूंगा तो 7th टर्म के लिए R का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, एक कम होगा ना। तो 7th टर्म के लिए R का वैल्यू 6 होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R, यही पढ़ा है जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म निकालने के लिए। तो अगर 7th टर्म T7 पूछ रहा है एग्जामिनर आपको, है ना, T7, तो T7 का मतलब क्या हो गया, R का वैल्यू 6, है ना। तो n का रोल कौन प्ले कर रहा है, 12, तो हो जाएगा 12C6 √3 की पावर 12 माइनस 6 दैट विल बी 6, है ना, एंड √2 की पावर व्हाट, 6, n माइनस R भी 6 है। देखो ना, 12 में से 6 घटाने पे भी 6 आता है, ये तो 6 है। तो ये हो जाएगी 7th टर्म। अग्री करते हैं सब, कन्विंस हो, इतना तो यार पढ़ा है हमने ना, रिवीजन ही चल रहा है अभी, तो आगे नहीं जा रहे। तो ये हमने पढ़ा था जनरल टर्म। ओके, जनरल टर्म के बाद हमने ऐसा भी पढ़ा था कि ऐसी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसे एग्जांपल्स करवाए थे मैंने आपको। इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x से स्वतंत्र हो, स्वतंत्र मतलब x का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए उस क्वेश्चन में, मतलब x की पावर क्या होनी चाहिए, 0 ना। ऐसे क्वेश्चन को ब्रेक किया करो, आप सोचा करो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर, कि यार x का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए वहाँ। तो x का अगर कोई पावर ना हो तो x के ऊपर क्या होनी चाहिए, पावर 0 होनी चाहिए, तभी तो हमें x नहीं मिलेगा वहाँ पे। किसी भी चीज की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, है ना, ये याद रखें। a⁻0 क्या होता है, हमेशा 1 होता है ना। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x हो तो क्या होना चाहिए, x की पावर 0 होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना है, इस चीज को 0 बनाना है आपको जब भी बात किसकी हो, इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना। कांस्टेंट टर्म भी मैंने आपको एग्जांपल करवाए थे कि जब हमें कांस्टेंट टर्म निकालनी होती थी तो हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल करते हैं, है ना, एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से कि नहीं। जल्दी से मेरे को सबसे पहले इस क्वेश्चन में 9th टर्म बता दो इसकी। 9th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/3 प्लस a² रेज़ टू 12, है ना, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया ना, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है मैंने। यू नीड टू फाइंड द 9th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/3 प्लस a² रेज़ टू 12। इसके एक्सपेंशन की नवी टर्म निकालनी है। निकाल लिया, क्यों, समझ में नहीं आएगा। अरे यार इजी है तो बहुत, तो तेरे लिए फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, TR+1 इज इक्वल टू NCR A की पावर n माइनस R B की पावर R। इससे निकालते किसी भी टर्म, कोई भी टर्म निकालनी हो, ये है वो वेपन। अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर बड़ा कॉम्बिनेशन आता है ना तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो कॉम्बिनेशन हमारी रीच में है, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं उनको करिए। अब कभी ऐसा सामना हो जाए आपका 13C7 तो इसको सॉल्व करने में बैठ जाना, है ना, बहुत बड़ा जाएगा ना यार इसकी कैलकुलेशन। जिसकी कैलकुलेशन ह्यूज जाती है उसको सॉल्व करने की जरूरत है।
495 डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू ए रेज टू 16। चेक करते हैं। चलिए, तो टी आर प्लस 1 मतलब हमें 9th टर्म निकालनी है, तो लिख देते हैं यहाँ पे T9, है ना। जो टर्म लिख रही है वो लिख दो यहाँ पे T9। अब 9th टर्म के लिए बस अपने आप से एक छोटा सा सवाल, R क्या होगा 9th के लिए? 8, है ना, 8 ही होगा ना, इतना तो कन्विंस है सब। 8 कैसे हो जाता है, इसमें कोई डाउट कोई इसमें तो नहीं है ना। तो R का वैल्यू 8 है, N तो यहाँ दिख ही रहा है, कोई भी बता सकता है 12, तो 12C8 करेक्ट। 12C8 हो जाएगा, NCR 12C8। A का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1/3। 1/3 पे क्या हो जाएगा? n-r। 12 में से 8 घटाने पे क्या आता है? 4। और B का रोल कौन प्ले कर रहा है? A स्क्वायर। A स्क्वायर पे क्या हो जाएगा? पावर 8। हाँ, तो ये पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए, छोटी छोटी ये बेसिक मैथमेटिक्स। अगर A की पावर m है और उस पे पावर n है तो क्या होता है? ये mn का मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो A रेज़ टू m इंटू n हो जाता है ना। छोटे छोटे बेसिक्स हमें अच्छे से कवर होने चाहिए। तो 12C8 ये कॉम्बिनेशन सॉल्व हो सकता है। 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। हाँ, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये NCR ये सब है ना, ये सब तो आता है ना। फैक्टोरियल ऐसे ही करते हैं 12C8, है ना, NCR। ठीक है, 1/3 की पावर 4 रीच में ये सॉल्व किया जा सकता है। 1/81 होता है आई थिंक, है ना। 3, 9, 27, 81। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3, 3, 3, 3, 1/81। A स्क्वायर का 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। 12 को ले जाते हैं 8 तक और 8 पे रोक देंगे। ठीक है ना, 12, 11, 10, 9 और 8 पे रोक दिया है आपने। ठीक है, इंटू 1 है। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। 4 फैक्टोरियल इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24। 24 12 को काट देगा 2 बार, 12 1 जा 12, 12 2 जा, और इस 2 का क्या होगा? 2 को कैसे भी काट दो, 10 से काट दो 5 बार, है ना। सही है, ठीक है। 11 5 जा 55, 55 9 जा 495। So 495 divided by 81 into a raised to 16 will be the 9th term in the expansion of 1/3 plus a square raised to 12। आया? किस का आया आंसर? क्या? हाँ 9, हाँ 9 + 9 5, 1 सेकेंड, हाँ 4 और 9 13 और 5 18। हाँ, ये 9 की टेबल में आ जाएगा, है ना। 81 तो आता ही है। अच्छा, ये भी चेक करने के लिए कि कोई नंबर 9 की टेबल में आएगा कि नहीं, तो उनको जोड़ के देख लो आप। 4, 9 और 5 इनको जोड़ूंगा तो सम कितना आएगा? 18, और 18 डिवाइड होता है ना 9 से, मतलब ये कंफर्म 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, 81 से हो रहा है क्या? नहीं, 81 से नहीं हो रहा है। तो 9 से 81 9 टाइम्स, ठीक है। और 495 कितनी बार? 5 और 5 5, कितना बचा? 4 5 55, है ना। सो 55/9, ये भी यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म 55/9 इंटू a रेज़ टू 16, ये आ जाए। ये सिंपलेस्ट, इससे और कम नहीं होगा ये, और तो नहीं कटेगा। क्या आ रहा है? अलग आ रहा है, यही आना चाहिए। 9 की टेबल में 81 9 जा, और 9 9 जा 81, और 9 5 जा 45, रिमेन्स 4 4 और 5 45 बने। ठीक है ना, ऐसे करते हैं। चलो एक और बना दो फटाफट। अच्छा, मैंने आपको बताया था ऐसे, जैसे आपको बोला x स्क्वायर, मतलब किसी एक्सपेंशन में x स्क्वायर आ रहा है या x4 आ रहा है, तो उसके साथ कोएफिशिएंट क्या होगा, ये भी मैंने बताया आपको। जैसे मान लीजिए किसी के एक्सपेंशन में x स्क्वायर आ रहा है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा वो निकाल सकते हो। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको, ये भी हमने पढ़ा था। जैसे कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, ये देखो, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोएफिशिएंट, ठीक है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 9 in the expansion of 1/x plus x square raised to 18। ठीक है, ऐसा ये है क्वेश्चन।
क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं? वही जनरल टर्म वाला कॉन्सेप्ट, वही याद रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आज मैंने करवाया भी है यार, आप मेरे लेक्चर्स में देख सकते हो, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन किया है हमने कि जब हमें x की कोई पावर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं कि इससे जो टर्म कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी, है ना, इससे जो कॉम्बिनेशन या कांस्टेंट टर्म जो x की पावर 9 से जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना टर्म, वो पूछा है आपसे कि निकालना है। क्या दिमाग में याद रखना है आपको? जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, बस वही आप सेम कॉन्सेप्ट याद रखो। tr+1 होता है ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r, है ना, ये होता है। अच्छा मुझे अगर इसकी जनरल टर्म निकालनी है तो कैसे निकालूंगा इसकी जनरल टर्म? इसकी जनरल टर्म यस, tr+1 इज इक्वल्स टू 18cr 1/x की पावर हो जाएगा 18 माइनस r और x स्क्वायर की पावर में क्या आ जाएगा r, ठीक है ना। अब आपका काम सुनिए, आपका काम क्या है, जितने भी x है ना, x को इकट्ठा करना है आपको, x को इकट्ठा करके उसकी जो पावर है उनको जोड़नी है, ठीक है। यहाँ पर x कहाँ है? नीचे है, तो इसको कहाँ ले जाना है? ऊपर ले जाना है पहले। तो अगर जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, इस 1/x को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा, x की पावर ये क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा। इतना आता है समझ में? 1/x, x को ऊपर ले गया तो क्या हो गया? -1, और -1 जब 18 माइनस r भी तो है, तो -1 को जब मैं 18 माइनस r से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? -18 प्लस r, क्या बोलते हो, सही है, ठीक है, इतना आया समझ में। और ये x की क्या पावर है? ये वाली x की क्या पावर है? x की पावर 2 की पावर r, क्या हो जाएगा? 2r, अरे 2 × r, 2r, तो ये हो जाएगा x की पावर 2r। ये भी x, ये भी x, इनका क्या हो जाएगा पावर का? ये भी x है, ये भी x है। ऐसा अगर x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n, क्या हो जाता है? m प्लस n, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 18cr x की पावर -18 प्लस r प्लस 2r, कितना हो जाएगा? -18 प्लस 3r, है ना। क्या लिख सकते हैं? 3r माइनस 18, जैसा लिखना चाहो, ठीक है, यस बिल्कुल। तो ये जब आप जनरल टर्म निकालो, प्रोसीजर सीखो आप। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, जब भी ये कोएफिशिएंट टाइप सवाल आए, सबसे पहला काम क्या करना है? जनरल टर्म निकालना। अब एक बार जब आप ये निकालो ना, ये चीज निकाल लिया आपने, तो आप समझ लो कि आपका 90% काम हो गया है। अब आप सवाल बोले को देखो, उसने किसका कोएफिशिएंट पूछा है आपको? x पे पावर कितनी होनी चाहिए? 9, तो मतलब इस चीज को क्या होना पड़ेगा? 9। अरे कॉमन सेंस, वही तो यार, वही तो निकालना है। तो इस चीज को क्या होना पड़ेगा? 9। तो मैं लिख सकता हूँ 3r माइनस 18 मस्ट बी इक्वल्स टू 9, करेक्ट? अरे तभी तो मिलेगा x की पावर 9। सो 3r माइनस 18, दैट मींस 3r इज इक्वल्स टू 9 प्लस 18 मींस 27, दैट मींस r इज इक्वल्स टू 9। r का वैल्यू आ गया, आया समझ में? क्या करूँ इस r के वैल्यू का? पटक दो यहाँ पर, ठीक है। तो मेरा आंसर हो जाएगा 18c9, दैट्स इट, यही मेरा आंसर। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा जाएगा, क्योंकि 18c9 कॉम्बिनेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल, 18 को 9 तक ले जाना पड़ेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बड़े कॉम्बिनेशन को हम वहीं रोक सकते हैं। 18c9 इज माय आंसर। आया ना समझ में? किसी का ये तो नहीं है कि ये क्या, ये कहाँ गया, यही तो पूछा है सवाल वाले ने यार। ये x है ना, ये x, 3, r का वैल्यू 9 डालो, इधर कितना आएगा? 27, 27 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा? 9, x की पावर 9 का कोएफिशिएंट कौन आया? ये आया, है ना। तो क्या हो गया आंसर? 18c9, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगी, उसमें x नहीं आएगा। x तो पूछ रहा है ना वो, x की पावर 9 है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, उसे बोलते हैं कोएफिशिएंट। आया समझ में? 18c9 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये फॉर्मेट भी आता है। अच्छा, इसी में अगर कोई बोले इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x में आप क्या समझे? ये चीज क्या होगी? 0, है ना। नहीं, अगर मैं पूछता आपको कि मुझे बताओ कि ऐसी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, चलो इसी में हमारा एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए क्या करोगे? इस चीज को 0 पे इक्वेट कर दोगे, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आएगा क्या? आ रहा है समझ में?
इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ सबसे पहले कि एक्सपेंशन में x की कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें x का कुछ भी हो। तो अगर x का कुछ भी ना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ये चीज क्या होनी चाहिए, 0। और अगर ये चीज 0 होगी तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। 3r - 18 = 0, दैट मींस r = 6। और r अगर 6 आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 18c6, है ना। 18c6 हमारा आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो चलो एक क्वेश्चन कर दो इंडिपेंडेंट वाला, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का, अच्छा अगर क्वेश्चन बोले इंडिपेंडेंट ऑफ x या फिर और क्या बोल सकता हूं मैं, कांस्टेंट टर्म, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ x बोलूं या कांस्टेंट टर्म बोलूं, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों में x नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन है (2x² - 5/x की पावर 9, find the term independent of x। निकालेंगे, करिए फटाफट, सब इससे ही होगा, यही है मेन TR+1। इंडिपेंडेंट ऑफ 9c6 आया, सॉल्व करो 9c6 क्या है कॉम्बिनेशन आया। जनरल टर्म तो निकाली ली होगी सबने, सबसे पहले जनरल टर्म क्या आ गई 9cr, करेक्ट है ना। 9cr a का रोल प्ले कर रहा है 2x²। हाँ ये यहाँ थोड़ा ध्यान से ना, ये जो पावर का खेल है यहाँ थोड़ा ध्यान से, यहाँ बच्चे थोड़ी गड़बड़ करते हैं। अच्छा 2x² पे पावर कितनी आएगी 9 माइनस आए है ना, ये
2x स्क्वायर पे पावर कितनी आएगी 9 माइनस आर आएगा, ठीक है 9 माइनस आर। और b का रोल कौन प्ले कर रहा है -5/6। हाँ यहाँ पे ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, एक्सपेंशन हम किसके लिए करते हैं a प्लस b की पावर है और यहाँ क्या है माइनस, तो b का रोल कौन प्ले कर रहा है -5/x, है ना। ये चीज ऐसे लिखी गई है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते, ऐसे पढ़ सकते हैं ना 2x स्क्वायर प्लस -5/x, ऐसे पढ़ सकते हैं ना, बिल्कुल। हाँ हमेशा कंपेयर किससे करेंगे हम a प्लस b की पावर n से, है ना। तो अगर प्लस है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन माइनस है तो थोड़ा ध्यान से, है ना। तो 2x स्क्वायर की पावर 9 माइनस r एंड -5/x की पावर कितना हो जाएगा r, ठीक है। अब थोड़ा x को संभाल के सॉल्व करें, तो x को बिल्कुल संभाल के, उससे पहले हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 9cr ये 2x स्क्वायर है, मतलब 2 × x स्क्वायर है ना। तो पहले 2 को अलग कर देता हूँ, तो 2 को अलग करूंगा तो 2 की पावर 9 माइनस r हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, x × y की पावर n लिखा हुआ है, तो ये क्या है x, इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूँ x × y की पावर n को x रेज़ टू n × y रेज़ टू n, है। तो यही कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पर देखो 2 की पावर क्या हो जाएगा 9 माइनस r, और x स्क्वायर की पावर में भी क्या हो जाएगा 9 माइनस r, तो x के लिए कितना हो जाएगा ये 18 माइनस 2r हो जाएगा। ये आया स्टेप समझ में सबको, 2 की पावर हो गया 9 माइनस r और x की पावर क्या हो गया 2 × 9 इज 18, 2 × 2r, 2 × r इज 2r, है ना, बीच में साइन नेगेटिव क्योंकि आना है। ये आया स्टेप समझ में आपका। अच्छा अब आगे यहाँ पे -5 के ऊपर क्या हो गया पावर r हो गया, है ना, जैसे -5 है ना, सिर्फ -5 की पावर, और x को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा x की पावर -1 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय r इज -r, तो ये हो जाएगा x की पावर -r। ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये सॉल्व करना पड़ेगा यार, है ना। तो पहले इसको सिंप्लीफाई, कुछ बड़ी चीज नहीं है यार, बेसिक मैथमेटिक्स ही है ना, ये सॉल्व करना आना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे गलती कर देंगे तो फिर क्वेश्चन खराब हो जाएगा, इसलिए आराम से तसल्ली से इस स्टेप में अगर टाइम लगता भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल सही। कितना लिखा, अब सारे x को इकट्ठा करो आप, है ना, सारे x को कलेक्ट करते हैं। ये पूरा काम क्यों किया गया है, x को इकट्ठा करने के लिए तो किया गया है ना। ये x को नीचे, पहले नीचे बैठा हुआ था आराम से, क्यों लेके आया इसको ऊपर, क्योंकि हमें सारे x को इकट्ठा करना है। तो अब ये ऐसा दिखेगा, देखो 9cr 2 की पावर 9 माइनस r, अभी जितने भी कांस्टेंट है ना ये 2 की पावर 9 माइनस r, और कौन है कांस्टेंट, ये रहा -5 की पावर r, -5 की पावर r, और अब बारी आई x की, तो x की पावर में क्या हो जाएगा बताओ 18 माइनस r प्लस माइनस r, तो 18 माइनस r माइनस r हो जाएगा, मतलब 18 माइनस 3r हो जाएगा, ठीक है। ये और ये जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 18 माइनस 3r, इतना आया समझ में। ये है मेरी जनरल टर्म, यहाँ तक ये हुआ मेरा जनरल टर्म, है ना। अब आओ सवाल पे, क्या पूछा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x शब्द अगर हम सुनते हैं तो उससे हम क्या समझते हैं कि x पे पावर क्या होनी चाहिए 0, मतलब x के ऊपर ये वाली चीज किसके बराबर होनी चाहिए, ये 0, है ना। तो 18 माइनस 3r मस्ट बी इक्वल्स टू, शुड बी इक्वल्स टू 0, इतना आता है समझ में। यहाँ से मुझे r का वैल्यू मिल गया 6, ठीक है ना। 18 माइनस 3r 0 है, तो 18 इज इक्वल्स टू 3r है, तो r कितना है 6, है ना। अब दुनिया में जहाँ जहाँ r है वहाँ 6 डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर, देखो आप ध्यान से 9c6, है ना, देखो ना r का वैल्यू 6, हाँ इधर डालना तो नहीं भूले, यहाँ पे भी तो आएगा 2 की पावर व्हाट 9 माइनस 6, यहाँ नहीं डालना, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, इन सबको क्यों भूल जाओगे यार, ये भी तो है पार्टिसिपेंट, इन्होंने भी तो पार्ट लिया है ना क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसको मत उड़ाना है, इसको उड़ा देंगे तो हमारा ऑप्शन भी उड़ जाएगा। तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 9 माइनस व्हाट 9 माइनस 6 इज 3, 2 की पावर 3 एंड माइनस 5 की पावर r दैट इज 6 माइनस, ये हो गया मेरा आंसर। आया क्या ये आंसर, इसका आया, बहुत बढ़िया बेहतरीन, ये होना चाहिए आंसर। और इसको सॉल्व किया जा सकता है, बड़ा नहीं है, 2 की पावर 3 मतलब 8
5 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 125 625 3125 एंड 3125 इंटू 5 कितना होता है ना, और 2 की पावर 3 is 8 and 9 से 6 is what 9 factorial divided by 6 factorial into 3 factorial 84। हाँ तो ये सॉल्व किया जा सकता है, रीच में है ये, मतलब दूर नहीं है जाना, सॉल्व करने लायक है, ठीक है ना। अच्छा, नेगेटिव की पावर अगर इवन होता है तो बॉक्स कैसे खुलता है, पॉजिटिव साइन के साथ, है ना। ये छोटी छोटी याद, कोई नेगेटिव नंबर है और अगर पावर क्या है इवन, तो पिटारा कैसे खुलेगा, पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव की पावर ऑड तो बॉक्स कैसे खुलेगा, नेगेटिव, है। तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, पूरा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव की पावर इवन है, तो आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। आई होप आगे तो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी कहानी पढ़ने के बाद क्या पढ़ा था हमने, मिडिल टर्म, है ना। किसी भी बाइनोमियल के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, तो यार उसके लिए देखना पड़ता है कि n क्या है, इवन है कि ऑड है। तो अगर n इवन है, मतलब मान लीजिए a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर में एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, 3। तो बीच वाली टर्म क्या होगी, 2ab होगी, है ना। ये भी मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, ऐसा बताया था ना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बोलूँ कि इसके एक्सपेंशन में बिल्कुल बीच में कौन है, तो ये है ना बीच में यार, बीच में देखने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। बीच का मतलब क्या है, अगर मैं बगल में बिल्कुल बीच में होना चाहिए वो, तो 2ab के इधर a स्क्वायर इधर b स्क्वायर, तो ये बीच में आ गया 2ab। तो पावर जब इवन है, अच्छा क्यूब ऑड के लिए भी ले लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब की अगर मैं बात करूं तो ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, है ना, ये होता है। और अगर मैं इसके एक्सपेंशन में अगर आपको पूछूं कि यार इस यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, तो मैं नहीं बता सकता ना, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मुझे 2 लेनी पड़ेगी। मैं बोलूँगा ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं, ठीक है ना भाई, 4 आए ना एक्सपेंशन में, अब 4 टर्म्स एक्सपेंशन में, तो बिल्कुल बीच में कौन है तो ये नहीं बता सकते, इसलिए यहाँ पे 2। तो इससे मैंने ये चीज समझी कि जब भी n इवन होगा, क्या, जब भी n इवन होगा तो मिडिल टर्म कितनी आएगी, 1 या 2, 1, है ना। जब भी n इवन होगा तो मिडिल टर्म हमेशा कितनी मिलेगी, 1, और जब भी n ऑड होगा तो मिडिल टर्म्स कितनी मिलेगी, 2, है ना। ये भी पढ़ा था हमने, हाँ, यहीं पे हमने मतलब दिवाली से पहले तक हमारा यहाँ तक हुआ था शायद, है ना। तो अब जरूर फॉर्मूला होगा, ये तो स्क्वायर और क्यूब के लिए, अगर कोई बोल दे a प्लस बी, अच्छा अगर अब तो आप समझदार हो, a प्लस बी की पावर 10, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी बताओ, छठे नंबर की होगी, 6 नंबर की, सोच के बताओ एक बार, 6 बता, देखो a प्लस बी की पावर 10 के एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, 11, और 11 टर्म्स में बीच में कौन होगी, 6 होगी कि 5 होगी, 6 होगी ना। हाँ, ऐसा सोच सकते हैं यार, थोड़ा कॉमन सेंस, फॉर्मूले पे बाद में जाएंगे, पहले हमारा कॉमन सेंस लगाएंगे। हमने देखा a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आती है, 3, तो दूसरे नंबर की टर्म होती है ना मिडिल, p2 मिडिल होगी। तो अगर मैं बोलूँ 10, तो 10 के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इसके एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी आएगी, 11, है ना। n है इवन, लेकिन एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, ऑड। आ रही है बात समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ज्यादा। n क्या है, अगर n इवन है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, ऑड आएगी। ऑड आएगी तो आप बता सकते हो बीच में क्या आएगा, इवन के केस में नहीं बता सकते, है ना। तो अगर अच्छा सिंप्लीफाई, अगर जनरल बात करें तो अगर n इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी, मिडिल टर्म। और अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, मिडिल टर्म्स 2 होंगी, है ना। कैसे निकालते हैं वो मिडिल टर्म, कैसे निकालते हैं, देखो when n is even, then middle term will be
n प्लस 2/2 विथ टर्म। ये कुछ खतरनाक तो नहीं लग रहा है ना आपको? ये बहुत बहुत इजी सी बात कर रहे हैं। जो मैंने अभी बोला ना आपको 5 मिनट पहले, जो बोला है वो लिख के दिया है ना? क्या है ये? जब n इवन होगा तो मिडिल टर्म कौन सी वाली होगी? n प्लस 2/2 विथ नंबर वाली टर्म मिडिल टर्म होगी। जैसे यहाँ आओ आप, n इवन है तो इसकी मिडिल टर्म क्या है? 2ab है, दिख रहा है 2ab है ना? तो देखो मिडिल टर्म के लिए मैंने क्या क्या होगा? n को 2 प्लस 2/2 विथ टर्म मेरी मिडिल होगी। तो देखो 2 प्लस 2 कितना होता है? 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2th टर्म। 2 के लिए th नहीं लिखते, 2 के लिए md लिखते हैं, सेकंड है। अरे ये सब इंग्लिश तो ना पढ़ रहे हैं आज है ना? md th ये सब rd। थर्ड होगा, अगर 3 होता तो थर्ड लिख देता है ना? 3 के बाद 4 5 6 फिर th मतलब सेकंड नंबर की टर्म हमारी मिडिल टर्म होगी, है कि नहीं? सेकंड नंबर की टर्म है ना? आ रहा है ना बात समझ में? अच्छा, क्या आया समझ में? n अगर इवन है, अगर n इवन है तो दुनिया में उसके एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? मिडिल टर्म मात्र एक टर्म मिलेगी हमें मिडिल टर्म। कैसे मिलेगी? इससे मिलेगी, ठीक है? अच्छा, और अगर n ऑड है तो हमें मिडिल टर्म्स कितनी मिलती थी? 2 मिलती थी, है ना? वो कैसे मिलेगी? अरे ये बता दूं, ये चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, ये है इंपॉर्टेंट, है ना? अच्छा, when n is odd, then the middle term will be n plus 1/2 with and है ना? n plus 3/2 with terms, ठीक है? याद आ रहा है? बताया था लेक्चर में मैंने आपको ये चीज, है ना? यहाँ देखना है हमको तो बाइनोमियल देखना है और उस पर पावर देखनी है। मिडिल टर्म की जब भी बात करेगा मैं सीधा पावर देखूंगा। भाई इवन है क्या? इवन है तो ये यहाँ से निकाल लूंगा मिडिल टर्म। ऑड है तो 2 आएंगी, वो यहाँ से, ठीक है ना? अब जैसे यहाँ के केस में देख लो, दो मिडिल टर्म्स आएंगे ना हमारे पास। n क्या है उधर? n कौन है? 3 है, तो लगाओ यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना होता है? 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 2, यानी सेकंड। एंड वापस डालो n की वैल्यू, 3 प्लस 3 6 डिवाइडेड बाय 2 3 यानी थर्ड। तो सेकंड और थर्ड टर्म हो गई मिडिल। ये देखो सेकंड और थर्ड, है कि नहीं? है ना? सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड नंबर की टर्म, ये थर्ड नंबर की टर्म, ठीक है? आता है ये कॉन्सेप्ट समझ में? इतनी पढ़ाई हमने कर ली थी ना बाइनोमियल में, है ना? ठीक है, एक क्वेश्चन फटाफट आप मेरे लिए कर दो ये, फिर आगे कल हम क्या पढ़ेंगे? अब हम है ना फॉर एनी पावर पढ़ेंगे। अभी तक हम किसके लिए पढ़ रहे थे? पावर क्या थी हमारी? नेचुरल, पॉजिटिव, नेचुरल मतलब पॉजिटिव पावर्स, है ना? पॉजिटिव पावर थी और उनके लिए हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, उसकी जनरल टर्म कैसे निकालते हैं ये देखा, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म कैसे निकालते हैं, ये सब अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो फॉर एनी इंडेक्स, मतलब फॉर एनी पावर, फ्रैक्शनल पावर, नेगेटिव पावर अगर दे दिया -7/3, है ना? या पावर दे दी -2 या -3, तो फॉर एनी पावर कैसे बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कल से पढ़ेंगे। फिलहाल 1-2 क्वेश्चन हम और मिडिल टर्म्स पे कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आप कर लीजिए फटाफट। Find the middle term in the expansion of x² - 2/x की पावर 8, है ना? 2 क्वेश्चन कर दो यार फटाफट मेरे लिए, एक इवन का कर दो, एक ऑड का कर दो, और ये कर दो x² + 1/x की पावर 7। जल्दी से इनकी मिडिल टर्म्स
इतना आ गया समझ, इतना तो किया होगा यार, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। एन देखा सबने पहले क्वेश्चन में, एन क्या है, इवन है, मतलब 8 है, 8 इवन नंबर है ना। तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या है, n + 2/2h, तो 8 + 2/2 कितना होगा 5, फिफ्थ टर्म है ना। 8 + 2 कितना हो गया 10, 10 / 2 is 5, fifth term will be the middle term in the expansion of x² - 2/x raised to 8, है ना। तो फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे भाई, T5 फिफ्थ टर्म के लिए r क्या होगा 4, है ना। जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, n तो दिख ही रहा है 8, तो 8c4 x² की पावर 8 - 4 दैट इज 4 एंड -2/x, तो -2/x को लिख सकते हैं -2 की पावर 8, है ना, सॉरी -2/x है ना, तो -2 की पावर 4 और x की पावर -1 है, तो x की पावर -4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8c4 x² का 4 x 8 -2 की पावर 4 नेगेटिव की पावर इवन 16, है ना, और x की पावर -4, 8 और -4 4 हो जाएगा, x की पावर 8c4 × 16 × x की पावर 4, यार है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। यहाँ दिक्कत आती है किसी को, इधर यहाँ प्रॉब्लम होती है क्या, नहीं होती ना यार, इधर नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। 8c4 × 16 × x की पावर 4, ये हो गई आपकी मिडिल टर्म। 8c4 को सॉल्व कर लीजिए, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल पर रोक दो, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल × 24 होता है, × 16 × x रेज़ टू 4, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, 8 6 जा 48 से 24 1 बार कैंसिल कर दो, इधर 2 लगा दो, 7 5 जा 35, 2 जा 70 × 60, -1 × 16 × x की पावर 4, क्या नेगेटिव माइनस नहीं आना चाहिए आंसर यार, 1100, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 16 7 जा कितना होता है 112 है ना, सो 112 0x रेज़ टू 4 इज द मिडिल टर्म, पहले वाले क्वेश्चन के लिए ये आना चाहिए आंसर। दूसरा क्वेश्चन करिए, n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगे, निकालिए।
ठीक है, 7 है ना ये, एक्सपेंशन में आएगी 8 टर्म्स, चौथे और पांचवें नंबर की रहेगी मिडिल टर्म। चौथे के लिए चौथी टर्म निकालने के लिए आर का वैल्यू 3 और पांचवी टर्म निकालने के लिए आर का वैल्यू 4 आ जाएगा। देख के भी हो जाता है ये, अगर फॉर्मूला नहीं भी बताया ना कोई आपको कि यार ऐसे निकालते हैं मिडिल टर्म, तो वो आप अपने कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो मिडिल टर्म, है ना। फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती हर बार, कॉमन सेंस से भी निकल जाएगा। आ गया यार, n = 7 दिख रहा है सेकंड क्वेश्चन में, मतलब ऑड है, और ऑड होती है तो एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी आएगी वो इवन आएगी, है ना। और अगर इवन आएगी तो मैं बता नहीं सकता कि मिडिल टर्म एग्जैक्टली कौन सी है, तो 2 लेनी पड़ेंगी मुझे मिडिल टर्म, है ना। तो वो 2 मिडिल टर्म्स कैसे निकलती है पता है हमें, n + 1/2 है, यानी 7 + 1/2 फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स, है ना, यही होंगी हमारी मिडिल, यही होंगी ना। कैसे आता है ये, 7 + 1/2 एंड 7 + 3/2, यही देगा फोर्थ फिफ्थ, है ना। तो फोर्थ टर्म निकालना है मतलब t4 और फिफ्थ टर्म निकालना है t5, पैरेलल कर रहा हूँ मैं। तो फोर्थ टर्म के लिए, अच्छा फोर्थ टर्म t4, तो r कितना आएगा इसके लिए, 3 आएगा, है ना। m कितना है, 7 है, तो 7c3 x² की पावर कितना आ जाएगा, 7 - 3 4, और 1/x का मतलब क्या है, x की पावर -1, x की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, -1, करेक्ट है ना। हाँ, और यहाँ पे फिफ्थ टर्म निकाल देंगे, फिफ्थ टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 7c4 है, x² की पावर 7 - 4 कितना 3, और 1/x मतलब x की पावर -1 की पावर कितना -4, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 7c3 x² का 4 x की पावर 8, है ना, और x की पावर 8 और x की पावर -3 कितना हो जाएगा, x की पावर 5, है ना। पावर जुड़ जाएंगी या माइनस साइन, 8 + -3 कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा x की पावर 5, और ये कितना हो गया t5, फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, 7c4 x² का क्यूब 6 और -4 कितना हो गया, स्क्वायर, अरे 6 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा, ये हो गई मिडिल टर्म, ठीक है ना। 7c3 का वैल्यू वही होगा जो 7c4 का होगा, याद है क्या, ये रीजन क्या है, NCR = NCn-R, बताया था ना, ये दो कॉम्बिनेशन अपने आप में बराबर कब होंगे, 7c3 और 7 - 3 कितना होता है, 7 - 3 4 होता है, ये रहा 4, है ना। बताया ना मैंने आपको कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज, जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तो दो कॉम्बिनेशन जब मुझे बराबर करने हैं तो मैं ये देखता हूँ। अच्छा मुझे बता दो 20c3 दुनिया में किसके बराबर होगा, 20c17, है ना। अरे 20 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन 20c17 के बराबर है, वो याद रखना। तो 7c3 और 7c4 में बोल सकता हूँ सेम होंगे, है ना। कोई एक सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 35 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 4 पे रोक दिया, 4 4 कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 6 6 कैंसिल हो गया, 7 5 जा 35 हो गया। तो 35x⁵5 ये तो हो गई मेरी फोर्थ टर्म इसके एक्सपेंशन की, और फिफ्थ टर्म हो गई 35x², ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ तक हमने बाइनॉमियल में पढ़ लिया था। मेथड ऑफ इंडक्शन मैं समझता हूँ यार वो तो बहुत इजीएस्ट टॉपिक था, है ना। असम्पशन नहीं, सबसे पहले फाउंडेशन करते हैं, फिर अज्यूम कर लेते हैं, फिर अज्यूम के बाद तुरंत सक्सेशन, है ना। 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, k के बाद k+1, है ना। तो सबसे पहला काम फाउंडेशन, पहले नींव रखेंगे, फिर कुछ सपोज करेंगे मतलब अज्यूम करेंगे, उसके बाद सक्सेशन स्टेप, और जैसे ही सक्सेशन स्टेप ट्रू प्रूफ कर दी तो उसका मतलब आपने क्या कर दिया, पूरे दुनिया के सारे नेचुरल नंबर के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो जाएगी, है ना। तो वो हमने मेथड ऑफ इंडक्शन में सीखा था, वो तो बहुत ही ईजी है। अच्छा मेथड ऑफ इंडक्शन है ना, काफ़ी हेल्पफुल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में,
मतलब जेईई मेन वगैरह में जब जिस भी क्वेश्चन में ना n आ जाता है ना n, और ऑप्शंस में भी n आ जाता है, जैसे 2n -1 2n+4, तो वहाँ पे ये मेथड ऑफ इंडक्शन बहुत काम आता है हमको। शॉर्ट ट्रिक काफ़ी अच्छी यूज़ कर सकते हैं हम मेथड ऑफ इंडक्शन का यूज़ करके क्वेश्चंस में, है ना। कम से कम 3-4 प्रॉब्लम्स हमेशा हर साल जेईई मेन के एग्जामिनेशन में ऐसी आती है जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। तो आगे चल के जब आप मैट्राइसिस पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, सीक्वेंस सीरीज में के भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके कैसे किसी क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नॉर्मली 4 to 5 मिनट्स में होता है, मेथड ऑफ इंडक्शन इस्तेमाल करके कैसे उस क्वेश्चन को 30 सेकंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से हिट करके। वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, है ना। जहाँ जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं वहाँ वहाँ पर। आगे चल के आप एक टॉपिक आएगा हमारा, वो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे वैसे, डोमेन रेंज निकालना होता है फंक्शंस में, फंक्शन का ग्राफ, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो सब पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में और हम आगे, यहाँ से आगे अब क्या पढ़ेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है ना, आप हेडिंग लिख सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन बोल सकते हो या थ्योरम भी बोल सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी इंडेक्स, ठीक है ना। मतलब अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना a+b⁴n, इसमें ये n अभी तक तो हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, किस पे रिस्ट्रिक्ट किया था इसको, अभी तक हम n सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, जितनी भी स्टडी कर रहे थे सिर्फ नेचुरल नंबर की लिए कर रहे थे, है ना, अगर पावर नेचुरल है तो। लेकिन अब खेल हर किसी पावर के लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, एनी पावर, ठीक है, वो हम करेंगे स्टार्ट हमारे कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आगे वाले कल करते हैं फिर।